होटल ताजमहल पैलेस। अरनाथ ने मीठी की बात सुनी, लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा नशे में हो। मीठी भी उसकी तरफ बढ़ी और उसके सीने पर अपना हाथ रखकर बड़ी ही मदहोशी भरी नजरों से उसे देखने लगी। अरनाथ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सामने उसके कौन है और कौन नहीं। वही मीठी ने अब अपना एक हाथ उसके गाल पर रखा और बोली, लगता है आपने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई है। अपने आप को संभाल भी पाएंगे या नहीं? अभी वो बोल ही रही थी कि अरनाथ ने उसका गाल अपने हाथ से हटाना चाहा, जिसकी वजह से वो लड़खड़ा गया। मीठी ने तुरंत उसे संभाला और बड़ी ही टॉक्सिक वॉइस में बोली, मुझे तो लगता है आज सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मेरा तो काम है आपको और आपकी ज़रूरत को संभालना। बोलते हुए वो एक बार फिर से अरनाथ के होठों को देखने लगी। डार्क लिप्स जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड लग रहे थे, उन्हें देखते हुए मीठी ने अपने होठों को हल्का सा तर किया और अरनाथ के होठों के बिल्कुल करीब होकर उन पर अपने होठ रख दिए। अरनाथ ने उसे खुद से दूर करने के लिए अपना हाथ उसकी कमर पर रखा, लेकिन तब तक मीठी उसे किस करने लगी थी और काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी। अरनाथ अब उसे खुद से दूर कर ही नहीं पाया। उसने मीठी की कमर पर रखा हुआ अपना हाथ कसा और उसे अपने और भी ज़्यादा करीब कर बेड की तरफ लेकर जाना शुरू कर दिया। मीठी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अरनाथ के होठों को छोड़ा और बोली, मुझे तो लगा था आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन आप तो आते ही शुरू हो गए। अभी वो बोल ही रही थी कि अरनाथ उसे देखते हुए बोला, कौन हो तुम? मीठी हंसी और बोली, जान पहचान करना चाहते हैं क्या? आप क्या ही करेंगे जान पहचान करके? जो करना चाहिए वो कीजिए ना। बोलकर उसने अरनाथ की गर्दन को चूमना शुरू कर दिया और अरनाथ ने उसके बालों पर अपना हाथ रखा और उसके चेहरे को हल्का सा पीछे करते हुए बोला, डोंट डू दिस। अगर अब तुम मेरे करीब आई तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। मीठी मुस्कुराकर बोली, तो आपको रुकने के लिए कहा ही किसने है? आज की रात मत रोकिए खुद को। जो करना चाहते हैं वो कीजिए, पूरी रात मदहोशी के नाम। बोलकर वो एक बार फिर से अरनाथ की शर्ट के बटन खोलने लगी और देखते ही देखते उसने अरनाथ की शर्ट को उसके जिस्म से अलग कर दिया। अरनाथ उसे खुद से दूर करते हुए बोला, दूर रहो मुझसे। इट्स नॉट राइट, आई एम फीलिंग रेस्टलेस। बोलकर वो मीठी से दूर होने लगा, लेकिन मीठी ने जल्दी से उसे अपने करीब खींचा और बोला, लगता है आपका फर्स्ट टाइम है, बट डोंट वरी, मैं हूं ना। अब ज़्यादा मत सोचिए। बोलकर उसने अरनाथ को बेड पर धक्का दिया और खुद उसके ऊपर आ गई। जैसे ही वो अरनाथ के सीने पर आई, अरनाथ उसे देखते हुए बोला, आर यू श्योर? अगर तुम मेरे करीब आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मीठी उसकी बात पर हंसी और बोली, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आज के बाद हर रात आप मेरे साथ ही बिताएंगे साहब। हम दोनों के बीच जो हो रहा है वो एक रात के लिए है, पूरी जिंदगी भर के लिए नहीं। कल ना जाने क्या ही होगा। अरनाथ ने एक बार फिर से उसके बालों को कस कर पकड़ा और बोला, पर मैं मेरी चीज़ों के लिए बहुत पॉजेसिव हूँ, किसी के साथ शेयर नहीं करता। जो मेरा हो गया बस मेरा हो गया। बोलकर अगले ही पल अरनाथ ने करवट ली और मीठी को खुद के नीचे कर लिया। मीठी एकदम से हैरान रह गई। अरनाथ उसकी गर्दन पर झुका और उसे बेतहाशा चूमने लगा। मीठी को एकदम से बेचैनी सी महसूस होने लगी। उसने अरनाथ के कंधों पर अपने हाथ रखे और जोर से कस दिए। उसके नाखून अरनाथ के कंधों पर चुभ रहे थे। मीठी को बहुत ही ज्यादा अजीब लगने लगा। उसने अरनाथ को खुद से दूर करने की कोशिश की और उसके चेहरे को गौर से देखने लगी। अरनाथ ने अपने कंधे पर रखा हुआ उसका हाथ अपने हाथ में जकड़ा और बेड पर रखकर बोला, अब क्यों रोक रही हो मुझे? मीठी उसकी बात सुनकर खुद हैरान थी कि वो अरनाथ को रोकना क्यों चाहती है। उसे बहुत रेस्टलेस फील हो रहा था। अरनाथ उसकी गर्दन पर झुका और उसे और भी ज्यादा शिद्दत से चूमने लगा। जैसे जैसे उसके हार्ड लिप्स मीठी की सॉफ्ट सॉफ्ट नेक पर चल रहे थे,
मीठी और भी ज़्यादा बेचैन होती जा रही थी। उसने अपने पैरों को बेड पर ऊपर नीचे गिरना शुरू कर दिया। उसने अपना दूसरा हाथ अरनात की पीठ पर कसा तो अरनात ने उस हाथ को भी अपने हाथ में जकड़कर बेड से लगा दिया और बड़ी ही सेडेक्टिव नज़रों से मीठी को देखने लगा। मीठी को सिहरन सी महसूस होने लगी। आज तक जब भी वो किसी के करीब गई थी तब उसे कुछ भी महसूस नहीं होता था, ना दिल में और ना जिस्म में। लेकिन आज दोनों ही तरफ एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। अरनात गुस्से से उसे देखते हुए बोला, अब अगर तुमने मुझे डिस्टर्ब किया ना, आई स्वेयर मैं तुम्हें बहुत परेशान करूंगा। बोलते हुए जिस तरह से वो मीठी को देख रहा था, मीठी को और भी ज़्यादा अजीब लगने लगा। वो अरनात को देखते हुए बोली, मुझे लगता है मुझे मुझे यहाँ से जाना चाहिए। आप प्लीज़ अपनी पेमेंट वापस। अभी वो बोल ही रही थी कि अरनात उसके होठों पर झुका और उसके होठों को बड़े ही प्यार से देखते हुए बोला, अब तो तुम मेरी और मैं तुम्हारा। बोलकर उसने मीठी के होठों पर अपने होठ रख दिए। मीठी की आंखें बड़ी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अरनात एक कस्टमर होकर ऐसी बातें क्यों कर रहा है। वहीं अब तक तो वो अरनात से दूर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही अरनात ने उसके होठों को चूमना शुरू किया, वो कुछ कर ही नहीं पाई। उसके हाथ अरनात के हाथों में और भी ज़्यादा कसने लगे और उसकी उंगलियां अरनात की उंगलियों में और भी ज़्यादा उलझने लगी। अरनात ने मीठी के हाथों को छोड़ा और अगले ही पल मीठी के कपड़े नीचे ज़मीन पर बिखर गए और अरनात के कपड़े भी उसके जिस्म से अलग हो चुके थे। उसकी गर्दन पर चूमते हुए उसके कंधे पर आया और बड़े ही प्यार से उसके कंधे को चूमने लगा। मीठी बुरी तरह से सिहर रही थी। मीठी इस बात से भी हैरान थी कि आज तक वो जिसके भी करीब गई है, उसने बस उसे एक जिस्म समझकर नोचा है। ना जाने किस किस तरह की तकलीफ और दर्द उसे दिया, लेकिन अरनात उसके जिस्म के हर हिस्से को बहुत ही ज़्यादा प्यार से चूम रहा था, जैसे वो जिस्म ना होकर एक फूल हो और उस फूल से अरनात को बेहद प्यार हो। आज पहली बार मीठी को ऐसा लग रहा था जैसे जो उसके और अरनात के बीच हो रहा है, वो सिर्फ एक जिस्म की ज़रूरत नहीं पूरी हो रही, वो कुछ और है जो उसकी धड़कनों को बढ़ा रहा था। अरनात बड़े ही प्यार से उसके पेट को चूम रहा था। मीठी इस कदर बेचैन हो रही थी कि अब इससे ज़्यादा खुद को और नहीं रोक पाई और ऊपर की तरफ उठकर उसने अरनात को दूसरी तरफ कर दिया और खुद उसके ऊपर जाकर उसे प्यार करने लगी। अरनात उसके सिर पर अपना हाथ रखकर उसके बालों को मुट्ठी में भरते हुए बोला, तुम कभी मुझसे दूर नहीं जाओगी, तुम सिर्फ मेरी हो। उसकी बात सुनकर मीठी एक पल के लिए रुक गई। वो हल्का सा हंसकर बोली, रहने दीजिए साहब, आप मुझे अपने साथ रखने का बोल रहे हैं, लेकिन जब सुबह रोशनी होगी ना, तो आप मेरी परछाई को भी अपने आसपास नहीं आने देंगे कि कहीं किसी ने मुझे आपके साथ देख लिया तो आपकी इज्जत पर दाग ना लग जाए। उसकी बात सुनकर अरनात अगले ही पल अपनी जगह से उठा और मीठी को अपने नीचे कर उस पर झुककर उसके सीने को चूम कर बोला, एक बार अरनाथ ठाकुर ने किसी को अपना बना लिया तो उसे अरनाथ ठाकुर से कोई दूर नहीं कर सकता। अभी भी ऑप्शन है तुम्हारे पास। अगर एक कदम आगे बढ़ा तो कोई और तो क्या, तुम भी मुझे खुद से दूर नहीं कर पाओगी। बोलते हुए अरनाथ गहरी गहरी सांसें ले रहा था। मीठी उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखती ही रह गई। उसे ये सब बातें सिर्फ झूठ लग रही थी जो अक्सर शराब के नशे में लोग करते थे। वो हंसी और बोली, ठीक है, बना लीजिए अपनी, देखते हैं कल कितना करीब रखेंगे आप मुझे अपने। बोलकर उसने खुद को पूरी तरह से अरनाथ को सौंप दिया। अरनाथ बेहद मदहोशी भरी आवाज में बोला, अब तुम सिर्फ मेरी हो, यू आर ओनली माइन। ने उसे एक हल्की सी तकलीफ दी और अगले ही पल उसके हाथों को अपने हाथों में जकड़ते हुए उस तकलीफ को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। मीठी की गर्म आहें उस कमरे में गूंज रही थी और मीठी को महसूस हो रहा था कि अरनाथ जो उसे इतनी शिद्दत से प्यार कर रहा है, ये उसका फर्स्ट टाइम है।
उसे यकीन नहीं हो रहा था इस बात का कि कोई इंसान इस एज तक खुद को रोक सकता है। मीठी की आंखें नम हो गई। वो बेहद मदहोशी भरी नजरों से अरनाथ को देख रही थी, जिसका चेहरा पूरा लाल था। अरनाथ उसके होठों को देखते हुए उसके होठों पर झुका और उसे बेतहाशा चूमने लगा। मीठी की आहें उसके मुंह में ही घुलकर रह गई थी और अरनाथ सिर्फ उसके जिस्म पर नहीं, उसकी सांसों पर भी अपना नाम लिख रहा था। मीठी भी अरनाथ के उस मीठे मीठे एहसास में पूरी तरह से गुम हो चुकी थी। ना ही अरनाथ खुद रुक रहा था और ना ही मीठी उसे रोक रही थी। दोनों ही पूरी रात एक दूसरे की बाहों के आगोश में प्यार का मीठा मीठा एहसास एक दूसरे को दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर मेंशन बेड पर एक लड़की लेटी हुई थी, जिसकी उम्र तकरीबन 26 साल थी। कुछ ही दूरी पर अर्जुन और मन्नत खड़े थे और साथ ही साथ जन्नत भी, जिसकी आंखों में बेहिसाब नमी थी। जन्नत रोते हुए मन्नत के पास आई और बोली, मम्मा मम्मा बताइए ना, दी को क्या हुआ? वो ऐसे बेहोश क्यों है? उसका सवाल सुनकर मन्नत ने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन मन्नत और जन्नत के पास आया और जन्नत के कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे अपनी तरफ घुमा कर बोला, प्रिंसेस तुम पहले रोना बंद करो और चलो मेरे साथ। चलो बोलते हुए वो जन्नत के आंसू साफ कर रहा था। जन्नत ने एक बार फिर से अमानत की तरफ देखा और बोली, नहीं, पहले आप मुझे ये बताइए कि दी को क्या हुआ है? दी कब से बेहोश है? वो अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रही? अर्जुन ने उसे अपने सीने से लगाया और बोला, ठीक है, मैं बताता हूँ तुम्हें सब, पहले तुम मेरे साथ चलो। बोलते हुए उसने जन्नत को खुद से अलग कर उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे बाहर की तरफ लेकर जाना शुरू कर दिया। मन्नत अर्जुन और जन्नत दोनों को बाहर जाते हुए देख रही थी। उनके बाहर जाने के बाद वो अमानत के पास उसके बेड पर बैठी और उसके बालों को बड़े ही प्यार से सहलाने लगी। उसकी आंखों में नमी तैर रही थी और उसके कानों में अभी कुछ देर पहले डॉक्टर की कही हुई बात गूंज रही थी, आपकी बेटी प्रेग्नेंट है मिसेस ठाकुर, सी इज 3 मंथ प्रेग्नेंट। शेखावत मेंशन एक बेहद शानदार गाड़ी मेंशन के पार्किंग एरिया में आकर रुकी और तकरीबन 25-26 साल का एक लड़का गाड़ी से बाहर निकलकर मेंशन के अंदर आया। वो अपने फ़ोन पर कुछ करते हुए अंदर सीढ़ियों की तरफ जा रहा था कि अचानक से पीछे से एक आवाज़ सुनकर उसके कदम रुक गए। उसने पलटकर पीछे की तरफ देखा तो सामने अति को देखकर उसका गला सूखने लगा। अति उसे घूरते हुए उसके पास आई और उसके चेहरे के बिल्कुल पास होकर कुछ जानने की कोशिश करने लगी। वो हल्का हल्का अपने नाक को सिकोड़ते हुए आहान के आसपास सूंघ रही थी। वही आहान इरिटेट होकर बोला, ओ बेबी डॉल, प्लीज स्टॉप इट। जब आप जानती हैं कि मैंने ड्रिंक कर रखी है तो ये पता लगाने का ड्रामा क्या कर रही है? अति ने उसे और भी ज्यादा घूरा और बोली, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता क्या? अभी वो बोल ही रही थी कि आहान ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचा और बोला, आपसे क्या डरना बेबी डॉल, आपके साथ तो बैठकर भी मैं ड्रिंक कर सकता हूँ। कहे तो चले ऊपर टेरेस पर। अति ने उसके सीने पर मारा और बोली, अगर तुम्हारे एमडी को ये पता लगा ना कि तुमने मुझे क्या ऑफर दिया है तो तुम्हारा पीना भी बंद हो जाएगा। अहान एटीट्यूड से बोला, ओ रहने दो बेबी डॉल, एमडी आपकी तरह खड़ूस नहीं है, ही इज सो कूल। अति मुंह बनाते हुए बोली, अच्छा रुको, अभी मैं तुम्हारे मोम डैड को बुलाती हूँ, उनके सामने बताना कि कौन खड़ूस है और कौन कूल। जैसे ही अपनी बात बोलकर अति ने ऊपर की तरफ देखा तो आहान ने जल्दी से अति के होठों पर अपना हाथ रखा और बोला, नाराज क्यों हो रही हो यार बेबी डॉल, मैंने कब कहा तुम खड़ूस हो? तुम तो बहुत ज़्यादा क्यूट हो, क्यूट क्यूट बेबी डॉल। बोलते हुए उसने अति के गाल पर जोर से चूमा। अति हंसी और बोली, अपने मोम डैड का इतना डर? आहान एटीट्यूड से बोला, डरता नहीं हूँ मैं, वो तो मैं उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। यू नो, इतनी रात को एक कपल को डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है। दोनों प्यार मोहब्बत में डूबे हैं तो डूबे रहने दीजिए। अति तुरंत बोली,
और मैं तुम्हें इस शराब में डूबे रहने दूं, है ना? अहान हंसा और बोला, अब मुझ जैसे सिंगल का तो यही सहारा है। बोलते हुए उसकी आवाज में अचानक से एक दर्द उभर आया। अति गौर से उसके चेहरे को देखने लगी। अगले ही पल अहान फिर से हंसा और बोला, जाइए जाइए, आप अपने जशन जी के पास जाइए, वरना वो बाद में मुझे सुनाएंगे कि मैंने उनकी बेबी डॉल को उनके पास आने नहीं दिया। बोलकर अहान तुरंत सीढ़ियां चढ़कर ऊपर अपने रूम में चला गया। अति बस उसे जाते देखती रह गई। जैसे ही अहान कमरे में आया, उसने अपने बालों में अपनी उंगलियां उलझाई और एक आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, मैं किसी से बहुत प्यार करती हूँ अहान, बहुत 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 प्यार करती हूँ, और आज मैं उसे प्रपोज करने वाली हूँ। ये बात याद करते ही अचानक अहान बुरी तरह से कांपने लगा। वो तुरंत अपने रूम में बनी हुई एक कबर्ड की तरफ गया और उसमें से एक वाइन की बोतल निकाली और खोलकर अपने होठों से लगा ली। एक ही सांस में वो सारी वाइन अहान के गले से नीचे उतर चुकी थी और अहान की आंखें बेहद लाल हो चुकी थी। वो व्यंग्य से हंसा और बोला, तुम तो चली गई और मुझे ये तन्हाई दे गई। बोलकर उसने उस बोतल को नीचे जमीन पर फेंक दिया और खुद बेड पर आकर गिरा। शेखावत फार्म हाउस। डॉक्टर प्याली का ट्रीटमेंट कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एकदम से परेशानी झलकने लगी थी, क्योंकि प्याली की हार्ट बीट रुकने लगी थी, जैसे उसकी बॉडी में ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया हो। डॉक्टर सविता जी की तरफ देखते हुए बोले, प्लीज़ आप जल्दी से अक्षर शेखावत जी को बुला दीजिए, हमारा उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर की बात सुनकर सविता जी अक्षर के रूम में गई और दरवाज़ा नॉक किया। अक्षर ने अंदर बैठे ही दरवाज़ा खोला। सविता जी सिर झुकाकर अंदर गई और बोली, डॉक्टर ने आपको बुलाया है। वो जो लड़की है शायद उसका बचना इम्पॉसिबल है, तो डॉक्टर आपसे बात। अभी वो बोल ही रही थी कि अक्षर बेहद सख्त आवाज में बोला, अगर कोई मर रहा है तो क्या हर किसी के पास जाकर उसकी जान बचाऊंगा मैं? अगर ट्रीटमेंट से उसकी जान बचती है तो ठीक, वरना डेड बॉडी के साथ क्या किया जाता है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। अक्षर की बात सुनकर सविता जी ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वहां से चली गई। अक्षर की बात सुनकर सविता जी तुरंत उस कमरे में आई जहां पर प्याली को रखा हुआ था और डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। उसने डॉक्टर को आकर सारी बात बताई तो डॉक्टर भी हैरान रह गए। प्याली की ऐसी हालत थी कि उसे बचाना लगभग से नामुमकिन था, लेकिन डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाहते थे। उन्हें अक्सर से एक कंसेंट चाहिए था, जो प्याली के ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी था, लेकिन अक्षर तो उनकी बात सुनने को ही राज़ी नहीं था। इसलिए उन्होंने वही करना सही समझा जो शायद कोई भी डॉक्टर इस सिचुएशन में करता। प्रॉब्लम ये थी कि प्याली इस वक्त जिस हालत में थी, उसमें अगर डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते तो उस ट्रीटमेंट में प्याली के माँ बनने के चांसेस 90% तक कम हो जाएंगे, और यही बात डॉक्टर अक्सर से डिस्कस करना चाहते थे। लेकिन अब अक्सर ने जो जवाब दिया उसके बाद डॉक्टर ने सोच लिया था कि उन्हें फ़िलहाल सिर्फ प्याली के बारे में सोचना है। इसलिए प्याली का ट्रीटमेंट करना शुरू किया और जो वो कर सकते थे वो करते रहे। तकरीबन 4 घंटे बाद डॉक्टर प्याली के रूम से बाहर आए। अक्सर सुबह की वर्कआउट के लिए बाहर गार्डन की तरफ जा रहा था। डॉक्टर उसे रोकते हुए बोले, एक्सक्यूज़ मी मिस्टर शेखावत, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। डॉक्टर की बात सुनकर अक्षर ने पलट कर उनकी तरफ नहीं देखा, बस अपने कदम रोक दिए। डॉक्टर उसके सामने आकर खड़े हुए और बोले, मैं जानता हूँ मिस्टर शेखावत, शायद इस पेशेंट की जान आपके लिए ज़रूरी नहीं, लेकिन इस पेशेंट की जान उसके खुद के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे तो साफ पता चल रहा था कि उसने अपने आप को बचाने के लिए कितना स्ट्रगल किया है। ये सब इमोशनल बातें हैं और हम डॉक्टर इन सब के बारे में डिस्कस नहीं करते, लेकिन आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इस पेशेंट के साथ थोड़ी इंसानियत दिखाइएगा। हमने ट्रीटमेंट कर दिया है,
लेकिन अब इन्हें थोड़े प्यार और केयर की ज़रूरत है। डॉक्टर अभी अपनी बातें बोल ही रहे थे कि अक्षर का हाथ गुस्से से कसने लगा। उसके एक्सप्रेशन बदलते हुए देखकर डॉक्टर ने तुरंत बोलना बंद किया और एक गहरी सांस ली। अक्षर के एक्सप्रेशन देखकर उन्हें खुद को डर लगने लगा था। वो सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोला, प्लीज़ आप मेरा बैग ला दीजिए। अक्षर बोला, गुड डिसीजन। चुपचाप जाइए यहाँ से। अगर ज़रूरत होगी तो फ़ोन कर दिया जाएगा, लेकिन अगर फ़ोन करूँ तो आकर सिर्फ ट्रीटमेंट कीजिएगा, मुझे सलाह देने की कोशिश मत कीजिएगा। बोलकर अक्षर तुरंत वहाँ से निकल गया। डॉक्टर बस उसे जाते देखते रह गए। उन्हें अक्षर के गुस्से से ज़्यादा इस वक्त प्याली की फिक्र हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर मेंशन में जन्नत बेड पर आराम से सोई हुई थी। उसकी आंखें खुली तो आंखें खुलते ही वो हैरानी से अपने आसपास देखने लगी। कल अर्जुन उसे कमरे में लेकर आया था और उसे बेड पर सुलाकर प्यार से उसके बालों को सहला रहा था। वो उसे कुछ बता रहा था, लेकिन जन्नत कब रोते रोते सो गई उसे पता ही नहीं चला। उसे अमानत का ख्याल आया। अमानत से मिलने का सोचकर वो तुरंत अपनी जगह से उठी और वॉशरूम की तरफ गई, ताकि जल्दी से जल्दी अमानत के पास जा सके। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन और मन्नत का कमरा, कल पूरी रात मन्नत सोई नहीं थी। रो रो कर उसका बुरा हाल था। अर्जुन ने उसे सुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अमानत के बारे में सोचते हुए मन्नत लगातार रोए जा रही थी। और अभी सुबह होने से कुछ देर पहले ही अर्जुन ने बड़ी मुश्किल से उसे सुलाया था। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। अर्जुन ने जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोला। सामने जन्नत को देखकर उसके चेहरे पर परेशानी झलकने लगी, क्योंकि कल रात तो उसने किसी तरह जन्नत को पहला फुसला कर सुला दिया। लेकिन अब तो उसे जन्नत को बताना ही पड़ेगा कि अमानत यहाँ पर अचानक कैसे, और उसके ये हालात, जबकि वो खुद नहीं जानता था कि आखिर अमानत को क्या हुआ है। वो भी सिर्फ इतना ही जानता था कि अमानत 3 मंथ प्रेग्नेंट है। जन्नत अर्जुन को देखते हुए बोली, पापा दी कहाँ है? क्या वो चली गई? उसका सवाल सुनकर अर्जुन के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए। वो तुरंत बोला, मतलब मतलब क्या है तुम्हारा? अमानत अपने कमरे में होगी ना? जन्नत ने अपना सिर ना में हिलाया और बोला, नहीं नहीं पापा, दी अपने कमरे में नहीं है। मैं अभी उनके कमरे में गई थी उन्हें देखने के लिए, लेकिन वो वहां पर नहीं थी। जन्नत की बात पूरी होती उससे पहले ही अर्जुन तुरंत अमानत के कमरे की तरफ भागा, लेकिन उसे भी अमानत कमरे में कहीं नजर नहीं आई। उसने वॉशरूम भी चेक किया, लेकिन वहां पर भी अमानत नहीं थी। अमानत के बारे में सोचकर ही अर्जुन का दिल कांपने लगा। वो डरते हुए बोला, कहाँ हो तुम अमानत बच्चे? बोलते हुए उसके हाथ पैर फूलने लगे थे। जन्नत उसके पास आई और बोली, क्या हुआ पापा? क्या अमानत दीदी एक बार फिर से हमें छोड़कर चली गई? अर्जुन तुरंत बोला, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। तुम अपनी मम्मा का ख्याल रखना, मैं अभी तुम्हारी अमानत दीदी को लेकर आता हूँ। बोलकर वो तुरंत वहां से मैंसन के बाहर चला गया और गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। वही सुबह सुबह अहान जिम एरिया में था। उसने कानों में अपने हेडफोन लगा रखे थे। तभी उसका फ़ोन बजा। जिम में एक्सरसाइज करते हुए ही उसने अपना फ़ोन रिसीव किया। सामने से किसी की कांपती हुई आवाज़ आई, बॉस वो मेम साहब, वो खाई पर। उसका सिर्फ इतना ही कहना था कि अहान ने तुरंत अपने हाथों में पकड़े हुए डंबल नीचे रखे और बोला, ध्यान रखना उसका, उसे कुछ होना नहीं चाहिए, मैं बस अभी आता हूँ। बोलकर उसने तुरंत कॉल काटा और जिस टी शर्ट और शॉर्ट्स में वो था, उसी में वो तुरंत शेखावत मेंशन के पार्किंग एरिया में आकर अपनी गाड़ी में बैठा और मेंशन से बाहर चला गया। शहर से कुछ ही दूरी पर एक खाई के किनारे पर अमानत खड़ी थी और उसकी आंखों के सामने उसके अतीत के कुछ पल चल रहे थे, जिन्हें याद करते हुए उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो रोते हुए बोली, सॉरी मम्मा पापा, आपने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की,
लेकिन मैं आपकी बातें कभी समझ ही नहीं पाई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आप लोगों को हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैंने आप लोगों को बहुत हर्ट कर दिया। और देखिए बदले में मेरा खुद का दिल कितना चकनाचूर हो गया। मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। लेकिन अब मैं आप लोगों को और ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी। मैं जा रही हूँ इस दुनिया से। मैं और जीना नहीं चाहती। बोलकर उसने अपना पैर खाई के किनारे पर आगे की तरफ कर दिया। लेकिन वो खाई से कूदती उससे पहले ही किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। अमानत अचानक से उस शख्स के सीने से आकर लगी और उसे शख्स ने अमानत को अपनी बाहों में इस तरह से कस लिया जैसे अमानत उसकी जिंदगी की अमानत हो। अमानत की सांसें तेजी से बढ़ गई। वहीं उस शख्स की धड़कनों ने भी जैसे शोर मचा दिया था। अमानत गुस्से से रोते हुए बोली, क्यों बचा रहे हो मुझे अहान? वही अहान ने अब उसे गुस्से से ही खुद से अलग किया और बोला, मन तो कर रहा है एक थप्पड़ लगाऊं तुम्हारे मुंह पर जोर से और खुद तुम्हारे साथ हाथ पकड़कर इस खाई से कूद जाऊं। उसकी डांट सुनकर अमानत का रोना और भी ज्यादा तेज हो गया। उसके सामने कोई और नहीं अहान शेखावत खड़ा था। अहान शेखावत जिसकी अमानत में जान बसती थी। अहान शेखावत जो अमानत से बेइंतहा मोहब्बत करता था। लेकिन इस मोहब्बत में सिर्फ एक ही कमी थी कि अहान अमानत से कभी अपने दिल की बात कह नहीं पाया और शायद कभी कह भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो जानता है कि अमानत किसी और से प्यार करती है। वो और अमानत हम उम्र होने के साथ साथ एक ही क्लास में थे, लेकिन कब अमानत उसकी दोस्त से उसकी मोहब्बत बन गई खुद अहान को भी नहीं पता चला। अमानत नीचे घुटनों के बल गिर गई और रोते हुए बोली, सब कुछ खत्म हो गया अहान, सब कुछ खत्म हो गया। अब मुझे भी खत्म हो जाना चाहिए। मैं नहीं जीना चाहती। अहान उसके सामने घुटनों के बल बैठा और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोला, मेरी अमानत इतनी कमज़ोर है कि वो इतनी आसानी से अपनी ज़िंदगी से हार जाएगी। अमानत और भी ज़्यादा रोते हुए बोली, मैं नहीं थी कमज़ोर और लेकिन मैं कमज़ोर हो गई हूँ। मुझे सच में नहीं जीना। मुझे मर जाने दो। अहान को अब उसकी बातों पर और ज़्यादा गुस्सा आने लगा। उसने उसके चेहरे को और भी ज़्यादा कसकर पकड़ा था। वो बोला, मुझे तुम्हारे मुंह से बकवास नहीं सुननी है अमानत। अगर एक लफ्ज़ भी तुमने कुछ और कहा ना, तो मैं बता रहा हूँ, तुम इस दुनिया से दूर जाओ ना जाओ, मुझसे दूर जरूर चली जाओगी। उसकी बात पर अमानत ने उसे नज़र उठाकर देखा और बोली, एक तुम ही तो जो कभी मुझसे दूर नहीं जाते थे, अब तुम भी मुझसे दूर चले जाओगे। अहान गुस्से से बोला, अगर तुम इस तरह की बातें करोगी तो मुझे तुमसे दूर जाना पड़ेगा। अमानत तुम ऐसे कमज़ोर कैसे पड़ सकती हो? मैं हूं ना। मुझे बताओ क्या हुआ? विवेक के साथ लड़ाई हुई क्या? मुझे बताओ, मैं विवेक से बात करूंगा। सब कुछ सही हो जाएगा। अमानत ने अपना सिर ना में हिलाया और बोली, लड़ाई नहीं हुई अहान। विवेक ने मुझे छोड़ दिया। उसने मुझे डिवोर्स दे दिया। डिवोर्स का सुनकर अहान की आंखें बड़ी हो गई। हालांकि वो अमानत के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन थी, लेकिन डिवोर्स के बारे में उसे भी कुछ पता नहीं था। अहान गुस्से से बोला, अच्छा, डिवोर्स होने पर तुम इस तरह से अपनी जान देने की कोशिश करोगी? तुम पागल हो गई हो क्या? माना विवेक ने तुम्हें डिवोर्स दे दिया, लेकिन इतनी छोटी सी बात पर कोई सुसाइड करने का सोचता है क्या? तुम अपनी जान देने का सोच भी कैसे सकती हो? क्या तुम्हें अपनी मॉम डैड की चिंता नहीं? कितना प्यार करते हैं वो तुमसे, और तुम किसी और के लिए उन्हें छोड़कर चली जाओगी? अमानत रोते हुए बोली, उन्हें तो मैं बहुत पहले ही छोड़कर चली गई थी अहान। इसलिए तो अब दोबारा उनका सामना करने की भी हिम्मत नहीं है मुझ में। अहान गुस्से से बोला, मुझे ये सब नहीं सुनना अमानत। तुम चुपचाप मेरे साथ चलो, और आइंदा अगर तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश भी की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम जानती हो ना तुम मेरे लिए क्या हो। उसने जिस तरह से तड़प कर कहा, एक पल के लिए अमानत भी उसकी तरफ देखती रह गई।
दोनों की नज़रें एक पल के लिए मिली तो अहान ने तुरंत से अपनी नज़र उस पर से हटा ली और बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं विवेक से बात करूंगा, उसे समझाऊंगा, तुम दोनों एक बार फिर से साथ। वो बोल ही रहा था कि अमानत उसकी बात बीच में काट कर बोली, नहीं, अब मुझे विवेक के पास नहीं जाना। विवेक ने किसी और से शादी कर ली। अब मैं विवेक के पास कभी वापस नहीं जाऊंगी। विवेक की किसी और से शादी होने का सुनकर अहान को एक और झटका लगा, पर ना जाने क्यों उसे अमानत को दुखी देखकर तकलीफ हो रही थी। लेकिन विवेक और अमानत एक साथ नहीं है, ये जानकर उसे एक अजीब सी फीलिंग भी हो रही थी। अहान ने अमानत को अपने सीने से लगाया और बोला, ठीक है, तुम्हें उसके पास नहीं जाना, मत जाओ, लेकिन यहाँ से चलो। मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकता। और प्रॉमिस करो अमानत कि तुम आइंदा ऐसा कुछ नहीं करोगी। बोलते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। अमानत उसकी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन मैं सच में जीना नहीं चाहती। बोलते हुए एक बार फिर से उसकी आंखों से आंसू गिर गए। अहान गुस्से से बोला, वो इंसान तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि तुम उसके लिए हम सबको छोड़कर जाओगी? अमानत रोते हुए बोली, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है अहान। अहान गुस्से से बोला, बात जो मर्जी हो अमानत, मुझे मैटर नहीं करती। तुम चुपचाप मेरे साथ चलो। अगर तुम्हें ठाकुर मेंशन नहीं जाना तो अभी इसी वक्त मेरे साथ शेखावत मेंशन चलोगी और मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। बोलते हुए उसने अमानत का हाथ कसकर पकड़ा और उसे ऊपर की तरफ उठाने लगा, लेकिन अमानत अपनी जगह से नहीं हिली। अहान ने गुस्से से अमानत की तरफ देखा और बोला, तुम चल रही हो मेरे साथ या फिर नहीं, या मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी? मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम एक इंसान के लिए सबके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? बोलते हुए उसने अमानत का हाथ और भी ज्यादा कसकर पकड़ा और बोला, उठो यहाँ से और चलो मेरे साथ। बोलते हुए वो खुद उठ गया और अब अमानत का भी हाथ खींचने लगा। अमानत नजरें झुकाकर बोली, मैं अकेली नहीं हूँ अहान, और बात सिर्फ विवेक की नहीं है। मैं प्रेग्नेंट हूँ। आई एम 3 मंथ प्रेग्नेंट अहान। बोलते हुए उसकी आवाज कांप रही थी। वहीं उसके मुंह से प्रेग्नेंट शब्द सुनकर ही अहान के हाथ से अमानत का हाथ ढीला पड़ गया और नीचे की तरफ लुढ़क गया। अहान की जैसे ही किसी ने धड़कन ही रोक ली हो। वहीं दूसरी तरफ होटल ताज महल पैलेस। अरनाथ और मीठी दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए आराम से बिस्तर पर सोए हुए थे। तभी मीठी की आंखें खुली और अपने बालों को समेटते हुए वो बिस्तर से उठी। उसने अपने बगल में सोए हुए अरनाथ की तरफ देखा। शर्टलेस अरनाथ की पीठ उसे साफ दिखाई दे रही थी। मीठी ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा तो उसे एक ठंडक सी महसूस हुई। वो हल्का सा झुककर अरनाथ के ऊपर उसके चेहरे के पास आई और उसे देखते हुए बोली, ना जाने क्यों कल रात जो हुआ वो बहुत अलग लगा मुझे। पहली बार ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने इस जिस्म को अंदर तक छुआ हो। हमेशा मैं खुद को एक चीज समझती थी, लेकिन कल ऐसा लगा जैसे तुमने मुझे कोई चीज नहीं, एक इंसान समझा। बहुत अच्छे इंसान हो तुम, तो क्यों हम बदनाम गलियों की लड़कियों के साथ यूं हम बिस्तर हो रहे हो? हम जैसी लड़कियों से दूर रहो। भगवान करे तुम्हारी जिंदगी में कोई तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करने वाली आए और तुम्हें हम जैसी वैश्या की जरूरत ना पड़े। बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू गिर गए। मिठी का दिल नहीं कर रहा था उस जगह से उठने का, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी उसे महसूस होने लगी थी। वो तुरंत बेड से उठी और अपने कपड़ों को समेटकर रूम से बाहर निकल गई। उसने बाहर रिसेप्शन पर आकर कमल के बारे में पूछा तो रिसेप्शन वाली ने बताया कि कमल तो कल रात ही वहां से चला गया। मीठी हैरान हुई क्योंकि कमल उसे यूं अकेला कस्टमर के पास छोड़कर नहीं जाया करता था। मंशा बाई ने उसे साफ मना किया हुआ था कि वो ऐसे मीठी को कहीं भी अकेले छोड़कर नहीं आएगा, तो फिर वो उसे यहाँ छोड़कर कैसे चला गया? ये सोचते हुए मीठी
रिसेप्शन से बाहर निकली और बाहर ऑटो पर आकर ऑटो वाले को कोठे का एड्रेस दिया तो ऑटो वाले ने उसे बहुत ही गंदी नज़रों से देखा। मीठी गुस्से से बोली, ऑटो चलाएगा या फिर पहले मैं तुझे चलाऊं? ऑटो वाला तुरंत अपना सिर ना में हिलाते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं तो ऑटो ही चलाऊंगा। बोलकर उसने तुरंत ऑटो स्टार्ट किया और कुछ ही देर में मीठी मंचाबाई के कोठे के अंदर पहुंच चुकी थी। सामने झूले पर मंचाबाई बैठी थी। मीठी अंदर आई और अपने कमरे की तरफ जाने लगी। मंचाबाई उसे रोकते हुए बोली, ए बिजली। मंचाबाई की आवाज़ सुनकर मीठी ने अपने कदम रोक लिए और उनके सामने आकर खड़ी हो गई। मंचाबाई अपने झूले से खड़ी हुई और उसके बिल्कुल सामने आकर उसे गुस्से से देखने लगी। मीठी को समझ नहीं आया कि मंचाबाई उसे इस तरह गुस्से से क्यों देख रही है, लेकिन वो कुछ पूछती उससे पहले ही मंचाबाई ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और मीठी नीचे जमीन पर गिरी। दर्द से उसकी आह निकल गई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं आए। मंशाबाई ने जब मीठी को थप्पड़ मारा तो मीठी जमीन पर जाकर गिरी। मीठी हैरान थी, आज तक कभी मंशाबाई ने उस पर हाथ नहीं उठाया था। जब से मीठी इस कोठे पर आई थी, शुरुआती कुछ दिनों में जब मीठी इस काम को अपनाने के लिए तैयार नहीं थी, तब उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था। लेकिन जब से उसने इस काम को ही अपना नसीब समझ लिया था, तब से ही मंशाबाई उसे बहुत प्यार से ट्रीट करती थी। क्योंकि मंशा के कोठे पर अगर सबसे ज़्यादा किसी की डिमांड थी तो सिर्फ मीठी की ही थी। लेकिन आज उन्हें इस तरह से खुद पर हाथ उठाते देख मीठी हैरान थी। वो नीचे ज़मीन पर गिरी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं आ रहे थे। तभी मंशाबाई उस पर झुकी और उसके बालों को कसकर मुट्ठी में पकड़ते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस मंशा को धोखा देने की? क्या समझा तूने? क्या समझा तूने अपने आप को कि तुझसे 2 दिन प्यार से बात क्या कर ली? तो इस मंशा का अपनी उंगलियों पर नचाएगी, इसे धोखा देगी? तेरी हिम्मत कैसे हुई इस मंशा के पिंजरे से बाहर जाने की? मंशाबाई की बातें सुनकर मीठी बुरी तरह से चौंक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था मंशाबाई किस धोखे की बात कर रही हैं। उसने तो मंशाबाई को धोखा देने की सोची भी नहीं। आखिर वो मंशाबाई को धोखा देकर जाएगी कहाँ? जो मीठी के साथ इस कोठे में हो रहा था, अगर वो बाहर जाएगी तो बाहर की दुनिया भी वही है, वही नोचने वाली और वही लड़कियों को गंदी नज़र से देखने वाली दुनिया। वो हैरानी से बोली, आप किस धोखे के बारे में बात कर रही हैं बाई? मैंने तो आपको कोई धोखा नहीं दिया। अभी वो बोल ही रही थी कि मंशाबाई ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर और जड़ दिया। मंशाबाई के हाथ की 5 उंगलियां मीठी के गाल पर छप चुकी थी। मंशाबाई गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, मैंने तुझे होटल में ग्राहक के पास भेजा, लेकिन तू ग्राहक के पास पहुंची नहीं। तू तो अपने ही किसी यार के साथ गुलछर्रे उड़ाने चली गई और कमल को भी चकमा दे गई। तेरी इतनी ज़रूरत कि तू मेरा काम छोड़कर अपनी अय्यासी करे। बोलते हुए उन्होंने एक बार फिर से मीठी के बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया और जोर से खींचा। मीठी की दर्द से आह निकल गई। इस बार उसकी आंखें हल्की लाल हो गईं। वो दर्द से कराहते हुए बोली, मैंने आपको धोखा नहीं दिया मंशाबाई, मैं तो पूरी रात ग्राहक के साथ थी, आपको कोई गलत फहमी। अभी वो बोल ही रही थी कि वहां पर कमल आया और बोला, गलत फहमी की तो कोई गुंजाइश ही नहीं मंशाबाई। मैं तो इसकी हरकतों से ही समझ गया था कि ये साली कोई ना कोई कांड करने वाली है। उस ग्राहक ने मेरा जीना हराम कर दिया और ये पता नहीं कहां पर अपनी रातें मजे से बिता रही थी। पूछ इससे कहाँ गई थी ये, और कितने पैसे लिए इसने अपने पर्सनल ग्राहक से? साला हम इसकी दलाली करें और पैसा ये अकेले कमाए? हम क्या पागल हैं? कमल की बात सुनकर मीठी और भी ज्यादा हैरान रह गई। उसे समझ आ चुका था कि कमल उससे अपने दुश्मनी निकाल रहा है। वो मनसा से अपने बालों को छुड़वाने की कोशिश करने लगी, लेकिन मनसा उसे छोड़ने की बजाय उसे और भी ज्यादा जोर से खींचते हुए बोली, पैसे निकाल, कितना कमाया तूने कल रात? एक एक चवन्नी का हिसाब लूंगी तुझसे। अगर तू हिसाब में पक्की है तो मनसा का हिसाब तो तूने देखा ही नहीं। बोलते हुए मनसा ने अपने दांत पीस लिए।
मीठी ने एक झटके से खुद को छुड़वाया और बोली, ये सब इस कमल का खेल है मनसा बाई। मैंने तुझको कोई धोखा नहीं दिया। कसम खा रही हूं मैं उसी ग्राहक के साथ थी जिस ग्राहक के साथ इसने मुझे छोड़ा, और मुझे किसी ने कोई पैसे नहीं दिए। चाहे तो तू मेरी तलाशी ले ले। कमल आग में घी डालते हुए बोला, ये ऐसे नहीं मानेगी मनसा भाई, आपको अपना ही तरीका अपनाना पड़ेगा। कमल की बात सुनकर मनसा बाई की आंखों में गुस्से की लाली और भी ज्यादा बढ़ गई। वो अपनी जगह से उठी और मीठी की तरफ देखते हुए बोली, मनसा बाई, अगर प्यार से रखना चाहती है तो अगर कोई उसके प्यार का नाजायज फायदा उठाए तो मनसा बाई ये भी बहुत अच्छी तरह से जानती है कि उसे उसकी औकात कैसे दिखानी है। कहते हुए उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो एक लड़की ने जल्दी से चमड़े की बेल्ट मनसा बाई के हाथ में रख दी। आज तक जब भी कोठे में मीठी इस हाल में आई थी तब तब मनसा बाई ने उस पर अपना प्यार लुटाया था। मीठी यहाँ इस हाल में नाच से सबका दिल जीत लेती थी और उस पर पैसों की बारिश होती थी, लेकिन आज मनसा बाई के इरादे और मीठी की हालत देखकर सब हैरान थे। मीठी मनसा बाई की तरफ देखते हुए बोली, मुझ पर यकीन करो भाई, मैंने कोई धोखा नहीं दिया। कल रात जो ग्राहक मेरे साथ था उसने मेरे साथ सब किया, लेकिन मुझे मुझे कोई पैसे नहीं दिए। सब पैसे कमल। अभी वो बोल ही रही थी कि मनसा बाई ने अपने हाथ में पकड़ी हुई बेल्ट जोर से मीठी पर मारी। मीठी ने दर्द से अपनी मुट्ठियां कस ली। एक के बाद एक मनसा बाई लगातार मीठी को उस बेल्ट से मारती रही और मीठी बिना चिल्लाए और चीखे उस दर्द को अपने ऊपर बर्दाश्त करती रही। उसके ना चिल्लाने की वजह से मनसा बाई को उस पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन मीठी जैसे पत्थर की बन चुकी थी। वो लगातार मनसा बाई से मार खाती रही लेकिन उसने उफ तक नहीं की। उसे देखने वाली सभी लड़कियों को मीठी का दर्द महसूस हो रहा था। सबकी सांस हलक में अटक चुकी थी, लेकिन मीठी को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जिस तरह से मनसा बाई अपना सारा गुस्सा मीठी को मारते हुए निकाल रही थी, हर कोई अपनी जगह पर खड़ा खड़ा कांप रहा था। पर ना मनसा बाई हार रही थी और ना ही मीठी उसे रुकने के लिए बोल रही थी। आखिर में मनसा बाई ने हार कर उस बेल्ट को नीचे फेंका और नीचे झुककर मीठी के बालों को कसकर पकड़ते हुए खींचकर बोली, मार खाएगी लेकिन पैसे नहीं बताएगी कहाँ छुपाए हैं, पर तेरी चमड़ी उधेड़ कर भी मैं उन पैसों को हासिल करके रहूंगी। मीठी गहरी गहरी सांस ले रही थी। उसने अपना चेहरा झुका रखा था। मनसा बाई की बात सुनकर उसने नजरें उठाकर मनसा बाई की तरफ देखा और बोली, बेशक से चमड़ी उधेड़ दे या फिर मेरे अंदर का खून का एक एक कतरा बहा दे, लेकिन मीठी ये बात कभी कबूल नहीं करेगी कि उसने तुझे धोखा दिया, क्योंकि धोखा देना मीठी की फितरत नहीं। आज तक जिस्म बेचकर तुझे लाखों कमा कर दिए हैं, लेकिन कुछ छिल्लर के लिए मीठी अपना ईमान नहीं बेचेगी। बोलते हुए उसकी गहरी लाल आंखें मनसाबाई पर इस कदर थीं कि मनसाबाई का भी गला सूखने लगा। इतना तो वो जानती थी कि मीठी धंधे को लेकर कभी कोई नखरा नहीं करती और ना ही आज तक कभी उसकी कोई शिकायत आई थी, बल्कि हर ग्राहक ने खुश होकर उसके दाम से ज्यादा पैसे मनसाबाई को दिए थे। अब उन्होंने अपनी जहरीली नजरें कमल पर डाली तो कमल का गला सूखने लगा। वो अपनी जगह पर खड़ा खड़ा डर से कांपने लगा। उसे कांपते हुए देखकर मनसाबाई का शक यकीन में बदल गया। वो तुरंत कमल के पास आई। कमल कुछ कहता उससे पहले ही मनसाबाई ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया और गुस्से से बोली, कुत्ते, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मनसाबाई को झूठ बोलकर अपनी बातों में फंसाए। वो मीठी की तरफ देखते हुए बोला, ये साली मुझे आंख दिखाती है, इसलिए मैं इसे तुझसे पिटवाना चाहता था। जैसे ही मनसाबाई ने यह सुना, उसने तुरंत अपने बगल में खड़े हुए दो आदमियों की तरफ देखा जो बहुत ज्यादा हट्टे कट्टे थे। वो तुरंत कमल के पास आए और उसे खींचते हुए वहां से लेकर जाने लगे। कमल मनसाबाई के आगे गिड़गिड़ाते हुए बोला, मेरे से गलती हो गई बाई, मुझे माफ कर दे, आइंदा मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। मनसाबाई गुस्से से कांपते हुए बोली, जो मनसा को धोखा दे सकता है उस पर मनसा कभी विश्वास नहीं करती, और तूने जो गलती की है उसकी तो तुझे ऐसी सजा मिलेगी कि तेरी 7 पुश्तें भी मनसा के नाम से डरेगी। बोलते हुए मनसाबाई का चेहरा
बेहद खतरनाक लग रहा था। उन्होंने अपने आदमियों को इशारा किया तो अब वो कमल को घसीटते हुए वहां से ले गए। उनके जाने के बाद मनसा ने पलट कर मीठी की तरफ देखा, जो अभी भी नीचे जमीन पर बैठी थी। मनसाबाई उसके सामने आकर खड़ी हुई और एक लड़की वैशाली को इशारा करते हुए बोली, जा इसे ले जा, इसकी मरहम पट्टी कर। साले कुत्ते की वजह से इस पर हाथ उठा दिया। उसकी बात सुनकर मिट्टी हल्का सा हंसी और वैशाली के उसे हाथ लगाने से पहले ही अपनी जगह पर उठकर मनसाबाई को देखते हुए बोली, जब पता चला कि धोखा दिया है तो चमड़ी उधेड़ने की बात कर रही थी। बाई तू अब वफादारी का इनाम नहीं देगी। मनसाबाई की आंखें उसकी बात सुनकर बड़ी हो गईं। उन्हें अपनी गलती महसूस हो गई थी, लेकिन फिर भी वो अकड़ से बोली, क्या चाहिए तुझे? मीठी एक बार फिर से हंसी और बोली, जो चीज चाहिए थी वो नहीं दे सकी, अब मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं। बोलकर वो तुरंत तेज कदमों के साथ वहां से चली गई। वैशाली उसके पीछे पीछे भागी, लेकिन मीठी ने अपने कमरे में आते ही अपना दरवाज़ा बंद किया और दरवाजे से लगकर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे और सांसें गहरी हो चुकी थी। उसकी आंखों के सामने उसकी ही तस्वीर घूम रही थी, जिसमें वो हंसती मुस्कुराती शर्माती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अचानक ही उसके एक्सप्रेशन बदलने लगे और एक बार फिर से उसके सामने उसका ही रोता और गिड़गिड़ाता हुआ चेहरा था। जैसे उसे आज बेल्टों से मारा गया, वैसा ही नज़ारा उसकी आंखों के सामने एक बार फिर से चल रहा था। लेकिन उस वक्त मीठी दर्द से चीख भी रही थी और रो भी रही थी। मीठी रोते हुए बोली, तेरी मोहब्बत में मोम की तरह पिघलना था मुझे, पर तूने तो धोखेबाज मुझे पत्थर का बना दिया। बोलकर उसने अपनी आंखों से आंसू की कुछ आखिरी बूंदें बह जाने दी और फिर अपने आंसू साफ कर चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। वहीं दूसरी तरफ अहान हैरानी से अमानत को देख रहा था। उसके प्रेग्नेंट होने की बात सुनकर जैसे उसे एक बहुत बड़ा झटका लगा था। वहीं उसका रिएक्शन देखकर अमानत ने नजरें उसकी तरफ उठाई और बोली, क्या हुआ? अब तू भी मेरा साथ छोड़ देगा क्या? मैं जानती थी ये बात जब पता चलेगी तो कोई मेरा साथ नहीं देगा, इसलिए बस मैं खुद को खत्म। अभी वो बोल ही रही थी कि अहान वापस उसके सामने घुटनों के बल बैठा और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोला, खबरदार जो आइंदा ऐसी बात की तो कोई और तेरा साथ दे ना दे, लेकिन ये अहान शेखावत तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। जो हुआ वो हो चुका, लेकिन अब हमें आगे का सोचना है और मुझे सिर्फ तेरी नहीं, इसकी भी उतनी ही केयर करनी है जितनी हमेशा से तेरी की है। बोलते हुए उसने अपना कांपता हुआ हाथ अमानत के पेट पर रख दिया तो अमानत की आंखों से एक बार फिर से आंसू बह गए। रोती हुई अमानत अहान के गले से लग गई। अहान ने भी उसे अपनी बाहों में समेट लिया, लेकिन उसके दिल की धड़कन अभी भी नॉर्मल नहीं हुई थी। उसकी आंखें बेहद लाल हो चुकी थी और चेहरे पर गुस्सा, दर्द, तकलीफ, हर एक चीज साफ दिखाई दे रही थी। होटल ताजमहल पैलेस। अरनाथ गहरी नींद में सोया हुआ था। उसे अपने सिर में जोरों से दर्द महसूस हुआ। हल्की सी दर्द भरी सिसकी लेते हुए उसने अपनी आंखें खोली और अपने सिर को पकड़कर अपनी जगह उठकर बैठा। तभी उसका ध्यान अपनी हालत पर गया तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत अपनी बगल में देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। उसकी हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई। कल रात की हल्की हल्की धुंधली तस्वीर उसकी आंखों के सामने चल रही थी। एक लड़की उसके सामने थी और उसकी आंखों में नमी थी। तभी अरनाथ के कानों में एक आवाज सुनाई दी, ठीक है बना लीजिए अपनी, देखते हैं कल कितना करीब रहेंगे आप मेरे। उस आवाज को सुनते ही अरनाथ ने तुरंत अपना सिर झटका। एक बार फिर से एक लड़की की धुंधली धुंधली तस्वीर उसके सामने दिखाई देने लगी। उसने तुरंत साइड टेबल पर रखा हुआ पानी का गिलास उठाया और उसे अपने चेहरे पर उड़ेल दिया। वो ठंडा ठंडा पानी चेहरे पर लगने के बाद भी उस लड़की की धुंधली धुंधली तस्वीर अरनाथ की आंखों के आगे से जा नहीं रही थी।
वो तुरंत अपनी जगह से उठा और वॉशरूम में चला गया। शावर के नीचे भीगते हुए उसकी आंखें बंद थी, लेकिन अब वो धुंधली धुंधली तस्वीर और भी ज़्यादा साफ हो चुकी थी और मीठी का चेहरा उसे साफ दिखाई दे रहा था। अरनाथ का चेहरा हद से ज़्यादा लाल होने लगा। उसने अपने दोनों हाथ दीवार पर रखे हुए थे। शावर का पानी उसके सिर पर गिरते हुए उसके कंधों से बह रहा था। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था, लेकिन उसके अंदर जल रही आग उससे भी ज़्यादा तेज थी। वो अपनी आंखें बंद किए हुए ही बोला, एक बार जो मैंने तुम्हें अपना बना लिया, तो अब तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। यू हैव टू बी माइन। अरनाथ अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तभी उसके पर्सनल असिस्टेंट पर्व का फोन आया। उसने पर्व को उस लड़की के बारे में पता लगाने के लिए कहा था, जिस लड़की के साथ वो कल रात था, और उन दोनों के बीच वो सब हुआ जो शायद नहीं होना चाहिए था। कुछ सोचते हुए अरनाथ ने फोन रिसीव किया। सामने से पर्व कांपती हुई आवाज में बोला, बॉस, बॉस, उस लड़की को पता चल गया है, लेकिन वो लड़की। इतना बोलकर पर्व अब चुप हो गया। वो अरनाथ से मीठी के बारे में कुछ कह ही नहीं पा रहा था। वहीं अरनाथ गुस्से से बोला, अगर तुम्हें कुछ बोलना ही नहीं है तो तुमने मुझे फोन क्यों किया? कॉल डिस्कनेक्ट करो और अपनी नौकरी से रिजाइन दे दो। अपने काम मैं खुद कर लूंगा। बोलकर अरनाथ कॉल डिस्कनेक्ट करने को हुआ, लेकिन पर्व अब तुरंत बोला, सॉरी सॉरी सर, वो बात ऐसी थी कि उस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने निकलवा ली है, और वो लड़की कल यहाँ एक एस्कॉर्ट सर्विस के लिए आई थी, और वो लड़की एक कोठे। अभी वो बोल ही रहा था कि अरनाथ ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और एक झटके से अपनी गाड़ी रोकी। उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था और चेहरे का रंग एकदम से उड़ा हुआ था। पर्व की बात उसके कानों में गूंज रही थी। वो लड़की कल एक एस्कॉर्ट सर्विस के लिए यहाँ पर आई थी। उसने अपने होठों को हल्का सा गोल कर एक गहरी सांस छोड़ी और फिर अपने फोन से एक मैसेज किया, ठाकुर मेंशन। पार्किंग एरिया में एक गाड़ी आकर रुकी। अहान उस गाड़ी से बाहर निकला और फिर बड़े ही तेज कदमों के साथ दूसरी तरफ आया। उसने जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अपने हाथ अमानत की तरफ बढ़ाया। अमानत की आंखों में अभी भी आंसू थे। अहान ने उसे घूर कर देखा और बोला, तुम्हें एक बात समझ नहीं आती क्या? बोल रहा हूं ना, रोना नहीं है, तो क्यों रोए जा रही हो? अमानत सिसक कर बोली, मम्मा पापा को जब पता चलेगा तो वो मुझसे बहुत नाराज होंगे ना। मैंने उन्हें चीट किया था और अब इस हालत में मैं। अहान ने उसका हाथ अपने आप थामा और बोला, कोई तुमसे नाराज नहीं होगा अमानत। सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुमने कुछ गलत नहीं किया है। प्यार करना गलत नहीं होता। अमानत की आंखों में एक बार फिर से आंसू बहने लगे और वो रोते हुए बोली, तो फिर मेरे प्यार ने मेरे साथ गलत क्यों किया हान? क्या मैं इस लायक नहीं कि मुझसे प्यार किया जाए? उसके सवाल पर अहान का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो उसकी तरफ देखते हुए मन ही मन बोला, मैं तुम्हें क्या बताऊं अमानत कि तुम किस कदर प्यार के लायक हो। बल्कि तुम्हें प्यार करने के लिए तो मैं तड़प रहा हूं, लेकिन मैं नहीं कर सकता। शायद तुम्हारा और मेरा प्यार, दोनों का ही प्यार अधूरा ही रहेगा। अमानत एक बार फिर से बोली, बताओ नाहान, क्या मुझे कभी प्यार नहीं मिलेगा? उसके सवाल का जवाब अहान देता उससे पहले ही वहां पर एक और आवाज आई, किसने कहा है तुमसे कि कोई तुमसे प्यार नहीं करता? क्या तुम्हारे पापा तुम्हें प्यार नहीं करते? यह आवाज सुनते ही अमानत कांपने लगी, क्योंकि आवाज किसी और की नहीं, अर्जुन की थी, जिसकी गाड़ी अभी अभी मैंसन के अंदर आई थी, और वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर तुरंत अहान की गाड़ी की तरफ आया था। अहान ने अर्जुन को देखकर अमानत का हाथ छोड़ दिया। अर्जुन उन दोनों के पास आया और अमानत की तरफ देखने लगा। अमानत तुरंत गाड़ी से बाहर निकली और अर्जुन के सीने से लग गई। अमानत को अर्जुन के सीने से लगे देख अहान को कुछ होने लगा। जिस तरह से अर्जुन ने अमानत को अपने सीने से लगाया हुआ था,
वैसे ही किसी वक्त पर अहान भी अमानत को यूं ही अपने सीने से लगाता था। तब उसके पास एक दोस्त का हक था जो अमानत ने ही उसे दिया था। लेकिन जो अमानत की तरफ से दोस्ती थी वो अहान की तरफ से मोहब्बत थी। पर अहान ने दोस्ती के इस हक को उस दिन ही छोड़ दिया जब अमानत ने उसे बताया कि वो किसी लड़के से प्यार करती है और आज उसे प्रपोज करने वाली है। उस दिन के बाद से अहान ने अमानत से दूरियां बना ली थी। पर इन दूरियों के बावजूद भी कभी अहान अमानत से अलग नहीं हुआ। उसे अमानत की हर एक पल की खबर रहती थी। अर्जुन अमानत के चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोला, तुम्हें रोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और ये बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम्हारे मम्मा पापा तुमसे नाराज़ हैं। तुम्हारे मम्मा पापा तुमसे कभी नाराज़ नहीं हो सकते अमानत। तुम तो हमारी अमानत हो, वो अमानत जो हमें हमारी जान से भी प्यारी है। तो तुमसे कैसी नाराज़गी। चलो अब अंदर चलो। अमानत को अपनी बात कहते हुए अर्जुन ने अमानत का हाथ पकड़ लिया था और उसे अंदर की तरफ लेकर जाने के लगा था। लेकिन अमानत ने अपने कदम आगे नहीं बढ़ाए। वो अर्जुन की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन मम्मा वो तो मुझसे नाराज होंगी ना। तभी वहां पर एक और आवाज गूंजी, क्या आज तक कभी तुम्हारी मम्मा तुमसे नाराज हुई है। यह आवाज सुनते ही अमानत का रोना और ज्यादा बढ़ गया। अर्जुन थोड़ा सा पीछे हटा तो उसके पीछे ही मन्नत खड़ी थी। अमानत रोते हुए सीधा मन्नत के गले जाकर लगी और बोली, सॉरी मम्मा, मैंने आपकी बात नहीं मानी। मैंने विवेक पर ट्रस्ट किया लेकिन विवेक ने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया। मम्मा उसने मुझे छोड़ दिया और आपको पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। बोलते हुए वो और भी ज्यादा से सिसकने लगी थी। अर्जुन ने मन्नत की तरफ देखा जिसकी खुद की आंखों में आंसू थे। लेकिन मन्नत ने बड़ी ही मजबूती से अमानत को संभाला और बोली, रोया उसके लिए जाता है अमानत जिसके लिए हमारे आंसुओं की कोई वैल्यू हो, जिसे हमारे रोने से फर्क ही नहीं पड़ता। उसके लिए रोना क्यों। क्या अभी तुम्हारे दिल में विवेक के लिए इतना प्यार है कि तुम उसके लिए अपने कीमती आंसुओं को बहाओगी। वो आंसू जो तुम्हारे मम्मा पापा को हर्ट कर रहे हैं। बोलते हुए मन्नत ने अमानत के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया था। अमानत ने तुरंत अपना सिर ना में हिलाया। अमानत को इस तरह से रोते हुए देख आहान का दिल बुरी तरह से कांप रहा था। वो जानता था कि मन्नत और अर्जुन अमानत को संभाल सकते हैं, लेकिन उसका मन कर रहा था कि अभी इसी वक्त अमानत को अपनी बाहों में समेटे और उसे किसी के पास ना जाने दे। उसे बस इस दुनिया से छुपा ले। वो अर्जुन की तरफ देखते हुए बोला, मैं चलता हूँ। आप लोग प्लीज अमानत का ख्याल रखिएगा। बोलकर वो तुरंत वहां से जाने लगा। दरवाजे पर खड़ी जन्नत जो अभी अभी बाहर आई थी, वो एक तरफ अमानत को देख रही थी और एक तरफ आहान को। अर्जुन ने तुरंत आहान का हाथ पकड़ा और बोला, तुम रुको, अमानत को तुम्हारी जरूरत होगी। अर्जुन की बात सुनकर आहान ने एक बार फिर से अमानत की तरफ देखा। मन्नत अमानत को लेकर अंदर आई और उसके साथ साथ ही अर्जुन और आहान भी अंदर आए। जब आहान दरवाजे से अंदर की तरफ जा रहा था तो दरवाजे पर एक तरफ खड़ी जन्नत का दिल जोरों से धक धक करने लगा। उसने नजर उठाकर आहान की तरफ देखा। उसे देखने भर से ही जन्नत के रोंगटे खड़े हो रहे थे। वो तुरंत वहां से जाने लगी, लेकिन नीचे कारपेट था जिसमें उसका पैर लड़खड़ा गया और वो गिरने को हुई। आहान ने तुरंत उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे संभाला। आहान पीछे दरवाजे से लग गया और जन्नत आकर उसके सीने से लग गई। जन्नत की सांसों ने तो जैसे शोर मचाना शुरू कर दिया। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया और गाल बेहद गर्म होने लगे। आहान के हाथ अभी भी जन्नत की कमर पर थे। वो अपनी घूरती हुई नजरें जन्नत पर डालकर बोला, थोड़ा संभल कर चलना नहीं आता क्या तुम्हें। जन्नत अटकते हुए बोली, वो सॉरी, पता नहीं कैसे गलती से वो कारपेट लड़खड़ा गया। आहान ने उसकी बात सुनकर उसे घूरा और बोला, कारपेट नहीं लड़खड़ाया, तुम्हारा पैर लड़खड़ाया है। जन्नत ने तुरंत अपने माथे पर अपना हाथ मारा
सॉरी सॉरी, वो गलती से मेरे पैर से निकल गया। अहान हंसा और बोला, तुम पैरों से बोलती हो? जन्नत ने अपना सिर हाँ में हिलाया। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे जा रही है। वो जिस तरह आहान के सीने पर अपने हाथ रखकर उसके बिल्कुल करीब खड़ी थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी जलती हुई भट्टी के पास खड़ी हो। आहान हंसा और बोला, तुम बिल्कुल पागल हो। बोलते हुए उसने जन्नत को खुद से दूर किया और अंदर की तरफ चला गया। जन्नत उसे जाते देख बोली, मुझे पता है मैं बिल्कुल पागल हूँ, बस आपके लिए आहान। बोलते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने एक बार फिर से अपने माथे पर अपना हाथ मारा और बोली, पैरों से भी कोई बोलता है क्या? पागल कहीं की। अहान तेरे बारे में क्या सोचेंगे? कितनी बेवकूफ है तू। बोलते हुए वो खुद से ही बातें कर रही थी। तभी उसकी नज़र सामने सोफे पर गई जहां अमानत मन्नत के सीने से लगी हुई थी। अर्जुन अहान के साथ एक तरफ खड़ा था। अर्जुन अहान की तरफ देखते हुए बोला, थैंक यू मेरी अमानत की ज़िंदगी बचाने के लिए। उसकी बात सुनकर अहान कुछ कहता उससे पहले ही मन्नत ने अर्जुन को इशारा कर अपने पास बुलाया। अहान ने उसे जाते हुए देखा और व्यंग्य से बोला, आपकी अमानत, यही तो बात है। अमानत मेरी ही तो हो नहीं सकती। बोलते हुए उसके चेहरे पर तकलीफ साफ दिखाई दे रही थी। अब वो वहां पर एक पल भी नहीं रुक सकता था, इसलिए तुरंत वहां से जाने लगा। जन्नत जल्दी से उसके रास्ते में आकर खड़ी हुई और बोली, वो मैंने आपके लिए चाय चाय बनाई थी। अहान थोड़े सख्त लहजे में बोला, मैं चाय नहीं पीता। जन्नत तुरंत बोली, कोई बात नहीं, आप जो पीते हैं मुझे वो बता दीजिए, मैं खुद अपने हाथों से बना दूंगी। अहान और भी ज्यादा सर्द होकर बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बोलकर वो तुरंत वहां से निकल गया। जन्नत उसे जाते देख मन ही मन बोली, देखना, एक दिन मैं आपके लिए आपकी पसंद की चीज जरूर बनाऊंगी और आपको अपने हाथों से पिलाऊंगी भी। बोलते हुए एक बार फिर से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो तेज तेज कदमों के साथ चलते हुए बाहर दरवाजे तक आई, लेकिन दरवाजे से बाहर नहीं गई। वो अंदर से ही पर्दा हटाकर जाते हुए अहान को देख रही थी, जो गाड़ी में बैठा और बड़ी ही स्पीड में वहां से निकल गया। उसके जाने के कुछ पल बाद तक भी जन्नत बस उसके ही ख्यालों में खोई रही। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन और मन्नत अमानत को अंदर रूम में ले गए थे। उसे आराम की सख्त जरूरत थी। अमानत ने मन्नत से आहान के बारे में पूछा तो अर्जुन ने बताया कि वो चला गया है, शायद उसे कोई काम होगा। मन्नत अमानत की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम आराम करो, आहान तुम्हें फिर से मिलने आ जाएगा। अमानत ने अपना सर हाँ में हिलाया और बिस्तर पर लेट गई। मन्नत कुछ देर उसके साथ ही रही और उसके बालों को सहलाती रही। उसे इस वक्त खुद संभलने की ज़रूरत थी, लेकिन अमानत को संभालना भी ज़रूरी था। जब अमानत अच्छे से सो गई तो मन्नत उसके पास से उठी और आकर अर्जुन के सीने पर अपना सिर रखकर खड़ी हो गई। अर्जुन ने उसकी पीठ पर अपने हाथ रखे और गहरी सांस लेकर बोला, जल्दी ही अमानत ठीक हो जाएगी। मन्नत रोते हुए बोली, मेरी अमानत की किस्मत में मोहब्बत तो होगी ना अर्जुन जी। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, सिर्फ अमानत ही नहीं, हमारे तीनों बच्चों की किस्मत में उनकी मोहब्बत ज़रूर होगी। उन्हें उनके हिस्से की मोहब्बत ज़रूर मिलेगी। मनसाबाई का कोठा। एक शानदार गाड़ी कोठे के बाहर आकर रुकी और उस एक गाड़ी के पीछे तकरीबन 5 गाड़ियां और आकर रुकी। सबसे पहले वाली गाड़ी की ड्राइविंग सीट से एक शख्स बाहर निकला और तेज कदमों के साथ उस कोठे के अंदर जाने लगा, लेकिन तभी उसके कदम रुके और उसने अपने आसपास देखा। शाम का वक्त हो जाने की वजह से उस कोठे पर भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई थी। कोठे से बाहर की कई लड़कियां खड़ी थी, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेकअप किया हुआ था, और कई लड़कियों के पास कुछ आदमी भी खड़े थे, तो कई लड़कियां बस अपने इधर उधर देख रही थी। उस शख्स ने एक बार फिर से अपने कदम
अंदर की तरफ बढ़ा दिए। अंदर सामने झूले पर मनसाबाई बैठी थी, जिसके सामने कुछ आदमी खड़े थे और उनके हाथों में तकरीबन 5,000 थे। उनमें से एक आदमी मनसा की तरफ देखते हुए बोला, तुझे ये 5,000 भी कम लग रहे हैं? 1 घंटे की तो बात है। आज आज एडजस्ट कर ले, कल तुझे इससे भी ज्यादा पैसे दूंगा। मनसा मुंह बनाते हुए बोली, उसका रेट 10,000 रुपये है। 10,000 रुपये से एक पैसा कम नहीं लूंगी। फिर चाहे तू 1 घंटा लगा या पूरी रात, पैसे पूरी रात के ही लगेंगे। अगर 5,000 जेब में है तो माल भी 5,000 का ही मिलेगा। बाहर जितनी भी खड़ी हैं उनमें से कोई भी पकड़ ले और ले जा कमरे में। बोलते हुए मनसाबाई के चेहरे पर हल्की सी बेशर्मी भरी मुस्कुराहट आ गई। वो आदमी गुस्से से बोला, अरे बाहर जो खड़ी हैं उनमें से कोई नहीं चाहिए, मुझे तो बिजली ही चाहिए। बस 1 घंटे के लिए बिजली दे दे। मनसाबाई हंसी और बोली, इतने में बिजली तो नहीं मिलेगी। बाहर की कोई फुलझड़ी पसंद कर ले और जा यहाँ से। धंधे के टाइम पर दिमाग मत खराब कर। तभी वहां पर अरनाथ के कदमों की आहट हुई तो मनसाबाई ने सामने की तरफ देखा, क्योंकि इस तरह के कदमों की आहट उसके कोठे पर कभी कभी ही होती थी। सामने एक बिजनेस सूट पहने आदमी को देखकर मनसाबाई की आंखें बड़ी हो गईं। तभी मनसाबाई की नज़र अरनाथ के पीछे खड़े आदमियों पर गई, जो तकरीबन गिनती में 15 से 20 थे। कुछ सोचते हुए मनसाबाई अपनी जगह से खड़ी हुई और अरनाथ की तरफ देखते हुए बोली, आज तो बड़े बड़े लोग मनसाबाई के कोठे में आए हैं। लगता है डिमांड भी कुछ बड़ी ही होगी। पर मनसाबाई के कोठे में हर एक डिमांड पूरी होती है। बताओ साहब, कैसा माल चाहिए? मनसाबाई की बात सुनकर अरनाथ ने कुछ नहीं कहा। उसका पर्सनल असिस्टेंट आगे आया और अपने हाथ में पकड़ी हुई एक फोटो दिखाई। मनसाबाई हंसी और बोली, मुझे पता था एक दिन इस बिजली का करंट लेने के लिए बड़े बड़े लोग आएंगे। आइए आइए साहब, सही जगह पर आए हैं आप। ये बिजली आपको यहीं पर मिलेगी। कीमत बस 10,000 रुपये। मनसाबाई की बात सुनकर अरनाथ का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। मनसाबाई की बात सुनकर अरनाथ का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वह गुस्से से चिल्लाया, मैं यहाँ पर इस लड़की को अपने साथ लेकर जाने के लिए आया हूँ। उसकी बात सुनकर मनसाबाई कुछ पल तो उसे हैरानी से देखते रही और फिर हंसकर बोली, ठीक है ले जाइए, लेकिन हमारा आदमी आपके साथ जाएगा और एक रात के 50,000 रुपये होंगे। मनसाबाई की ये बात सुनकर अब अरनाथ का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। वो गुस्से से चिल्लाकर बोला, ये लड़की कहाँ है? मनसाबाई एक बार फिर से हंसी और बोली, लगता है आप काफ़ी बेसब्र हैं। कोई बात नहीं, थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए, बिजली ऊपर ही है, बस अभी तैयार होकर नीचे आती ही होगी। तब तक ज़रा लेन देन की बातें हो जाएं। लेकिन अभी मनसाबाई बोल ही रही थी कि अरनाथ ने अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा दिए। मनसाबाई हैरानी से उसे ऊपर की तरफ जाते हुए देखने लगी। वो तुरंत अरनाथ को रोकते हुए बोली, देखिए साहब, जब तक आप पैसे नहीं देते तब तक आप ऊपर नहीं जा सकते। मनसा के आदमी जो वहीं पर खड़े थे वो भी तुरंत अरनाथ की तरफ बढ़े, लेकिन उससे पहले ही अरनाथ के बॉडीगार्ड ने उनका रास्ता रोक लिया। मनसा के आदमी गुस्से से उन गार्ड्स की तरफ देखते हुए बोले, चुपचाप हमारा रास्ता छोड़ो। तुम लोग हमारे कोठे पर आकर अपना रौब नहीं दिखा सकते। चुपचाप यहाँ से बाहर चले जाओ, वरना एक एक की लाश जाएगी। मनसा जल्दी से सीढ़ियां चढ़ते हुए अरनाथ का हाथ पकड़ते हुए बोली, ए साहब, पैसे वाला है तो क्या मेरी जगह पर आकर अपनी मर्जी चलाएगा? कहा ना, जब तक बिजली का दाम नहीं देगा तब तक बिजली देखने भी नहीं दूंगी। पैसे दे और फिर बेशक से उसकी चमड़ी उधेड़ दे, लेकिन उससे पहले उसके गोरे रंग की झलक भी देखने नहीं दूंगी। मनसाबाई की बात सुनकर अरनाथ और भी ज्यादा गुस्से से कांपने लगा। उसने एक झटके से मनसाबाई का हाथ खुद से हटाया और बोला, आइंदा अरनाथ ठाकुर को हाथ लगाने की गलती भी मत कर देना।
वरना हाथ नहीं मुंह भी तोड़ दूंगा, बोलकर अरनाथ ने मंशाबाई को धक्का दिया और खुद ऊपर की तरफ चला गया। ऊपर जाते ही उसके सामने कमरे ही कमरे थे जो बिल्कुल लाइन में बने हुए थे। हर कमरे का दरवाज़ा बंद था। अरनाथ ने पहले कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर की तरफ देखते ही उसके चेहरे की नसें उभर रही थी। सामने बेड पर ही एक लड़की लेटी हुई थी और उस पर एक शख्स झुका हुआ था। दोनों को इस हालत में देखकर उसने तुरंत अपना चेहरा घुमा लिया और साथ वाले कमरे में आया। जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, एक बार फिर से वही नज़ारा उसकी आंखों के सामने था। इस बार गुस्से से उसने कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया और अगले कमरे में आया जहां एक लड़की शीशे के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। अरनाथ उस कमरे से भी बाहर निकलने लगा, लेकिन तभी उसके कदम रुक गए और वो एकटक उस लड़की को देखने लगा जो आईने के सामने खड़ी थी। पिंक कलर का लहंगा चोली पहने वो लड़की अपने ब्लाउज की डोरियां बांध रही थी। जैसे ही मीठी ने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी, वो चिढ़ते हुए बोली, यार ढंग से तैयार भी नहीं होने देते। इतनी भी क्या आग लग रही होती है कि शाम को चले आते हो। जरा रात को आया करो, जब अंधेरे में डूबने का मज़ा आए। बोलते हुए वो अरनाथ की तरफ घूमी। अरनाथ को अपने सामने देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। अरनाथ धीमे धीमे कदमों से उसके पास आया। वो काफ़ी गौर से मीठी को देख रहा था। चेहरा ऐसे जैसे चांद की चांदनी, उस पर टिमटिमाते तारों जैसी आंखें, गुलाब के फूल की पत्तियों जैसे नाजुक हाथ और गाल जैसे गुलाब के फूलों को मसल कर पूरा रंग उन पर बिखेर दिया हो। मीठी अटकते हुए बोली, आप यहाँ पर साहब। अभी वो बोल ही रही थी कि अरनाथ उसके बिल्कुल करीब हुआ और बोला, कल रात तुम मेरे साथ थी। मीठी ने हैरानी से उसे देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अरनाथ उससे पूछ रहा है या उसे बता रहा है। उसका गला अरनाथ के इतना करीब होने से ही सूखने लगा था, जबकि ना जाने कैसे कैसे लोग उसके पास आते थे, लेकिन उसे ऐसा कभी महसूस नहीं होता था। अरनाथ ने उसकी कलाई को पकड़ा और बोला, कल रात हम दोनों के बीच वो सब हुआ था। मीठी लड़खड़ाती हुई जुबान के साथ बोली, हाँ, वो कल शायद गलती से मैं आपके कमरे में आ गई थी। मुझे किसी और कस्टमर के पास जाना था, लेकिन साहब मुझे नहीं पता था कि ये गलती आपको इतनी पसंद आएगी कि आप अगले ही दिन खुद यहाँ पर चले आएंगे। खैर, बिजली का तो काम ही है लोगों को अपना दीवाना बनाना। आप भी बन गए, तो आइए आपकी दीवानगी भी देख लूं। बोलते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम ही बोल्ड हो चुके थे और वो बेड की तरफ देखने लगी थी। अरनाथ से अपना हाथ छुड़ाकर मीठी बेड की तरफ आई और अपने सीने पर रखा हुआ दुपट्टा हटाते हुए बोली, देख क्या रहे हैं साहब, कल रात भी आपने यूं ही किया था। पहले तो एकदम से दूर खड़े रहे और फिर जब पास आए तो क्या ही बवाल मचाया था। लेकिन ये बताइए कि पूरी रात के लिए बुकिंग करके आए हैं या फिर कुछ घंटे की? अगर कुछ घंटे की है तो जल्दी कीजिए, मुझे और भी कस्टमर देखने हैं। फिर मत कहिएगा कि बिजली ने अच्छे से आपको सेटिस्फाई नहीं किया। अभी वो बोल ही रही थी कि अरनाथ अब एक बार फिर से उसके बिल्कुल करीब आ गया और उसके नीचे गिरे हुए पल्लू को उठाकर उसके सीने पर रखते हुए बोला, जिसे एक बार अरनाथ ठाकुर छू ले, उसे देखने की औकात भी किसी और की नहीं हो सकती। बोलकर उसने एक बार फिर से मीठी की कलाई पकड़ी और उसे खींचते हुए रूम से बाहर लेकर आया। मीठी हैरानी से उसे देख रही थी। अरनाथ उसे सीढ़ियों पर खींचते हुए नीचे लेकर आ रहा था। बाहर रेलिंग से लगकर खड़ी लड़कियां सब हैरानी से मीठी और अरनाथ को देख रही थी। अरनाथ मीठी को लेकर नीचे हॉल में आया। तभी मंशाबाई, जो अब तक संभल चुकी थी, वो तुरंत अरनाथ के सामने आई और उसे गुस्से से देखने लगी। वो गुस्से से कांपते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी इजाज़त के बिना मेरे कोठे की लड़की को छूने की? इसका हाथ छोड़ो और चले जाओ यहाँ से। अगर रात बितानी है तो इस कोठे की किसी भी लड़की के साथ बिता सकते हो,
लेकिन यहाँ से किसी लड़की को लेकर जाने के बारे में सोचना भी मत। अरनाथ गुस्से से बोला। ये लड़की मेरे साथ जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए जाएगी। मंशा बेशर्मी से बोली। ओ साहब, यहाँ से लड़कियाँ जाती हैं लेकिन एक रात के लिए, हमेशा के लिए बिल्कुल भी नहीं। अगर हमेशा के लिए कोई चाहिए तो जाइए जाकर बाहर ढूंढिए। यहाँ की लड़कियाँ सिर्फ यहाँ के लिए धंधा करती हैं और बिजली को तो मंशा यहाँ से कहीं भी नहीं जाने देगी। अरनाथ के कानों में मंशाबाई की कुछ देर पहले की आवाज़ में गूंजने लगी जब वो बिजली को मोल भाव कर रही थी। उसे समझ आ गया था जिस लड़की का उसने हाथ पकड़ा हुआ है उसका नाम बिजली है। उसने अपने असिस्टेंट पर्व को इशारा किया तो पर्व तुरंत पैसों से भरा हुआ एक बैग लेकर मंशाबाई के सामने आया। अरनाथ मंशाबाई से बोला, इतने पैसे शायद तुमने कभी अपनी जिंदगी में एक साथ देखे भी नहीं होंगे। इन्हें रखो और इस लड़की को भूल जाओ। बोलकर अरनाथ ने उस पैसों से भरे हुए बैग की तरफ इशारा किया। दिखने से ही साफ पता चल रहा था कि उस बैग में रखे हुए पैसे करोड़ों की तादाद में हैं। इतने पैसे देखकर मंशाबाई की आंखें भी बड़ी हो गई। वहीं मीठी ने एक झटके से अपना हाथ अरनाथ से छुड़वाया और गुस्से से बोली, हे साहब, पागल हो गया है क्या? गलती से तेरे साथ एक रात क्या बिता ली? तू तो सरफिरा आशिक हो गया। बिजली के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अरनाथ एक्सप्रेशन लेस होकर उसे देख रहा था। वहीं मंशाबाई गुस्से से बोली, अपने पैसे अपने पास रख साहब, मुझे इन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं। मंशाबाई का धंधा टॉप पर चलता है, लेकिन उसके धंधे का उसूल है कि वो अपनी किसी भी लड़की को इस कोठे से बाहर नहीं जाने देती। बिजली भी इस कोठे से बाहर कहीं नहीं जाएगी।